दोस्तों, कांग्रेस से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों का हरियाणा से टिकट पक्का हो गया है और दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और जब से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उन दोनों को कांग्रेस से टिकट पक्का हो गया है, तब से राम रहीम को 6 बार जेल से छोड़ने वाले जेलर को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जाडेजा को भाजपा ज्वाइन कराने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जजों को पार्टी में शामिल कराने वाली बीजेपी ने छाती पीटना अब शुरू कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी की इस हरकत को आम भाषा में क्या कहते हैं ये भी जानते हैं कि काना अपनी आंख ना दिखे और दूसरों को पल पल नहीं आ रहे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी विदेश में ढोल बजा रहे हैं और कांग्रेस महाराष्ट्र, कश्मीर और हरियाणा चुनाव के लिए रैलियां पर रैलियां कर रही है। ये दिखता है कि मोदी सरकार तीसरी बार की सरकार में सिर्फ टाइम काट रहे हैं। उनकी सत्ता उनको गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट पे बैठता हूँ, उनके सामने भी पार्लियामेंट पे बैठता हूँ। पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गायब हो गई है। तो दोस्तों, या तो बैसाखी वाली सत्ता छिन जाएगी या फिर अगली बार जनता बीजेपी को लंबे वनवास पर भेज देगी। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद फिर से शुरू हो गई है। चिराग पासवान कभी भी अलग हो सकते हैं। बीजेपी के लोग ही चूरा की सदस्यता खत्म कराने के पीछे पड़ गए हैं। अब हालात ये हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार अब गई तो तब गई। तीसरी बार की मोदी सरकार इतिहास की सबसे लाचार सरकार साबित होती जा रही है। दोस्तों, संसद में बिल गिर रहे हैं। लेटरली एंट्री का आदेश मोदी को वापस लेना पड़ गया। ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा गिर गई, मोदी को माफ़ी मांगना पड़ गई। लेकिन दोस्तों, मोदी ने माफ़ी मांगी क्यों, वो आप राहुल गांधी से सुनिए जरा। यहाँ कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई थी। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिन में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं, अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफ़ी मांगी। ये तो बहुत बड़ी पॉइंट है। दोस्तों, अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये मूर्ति जो गिरी थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएम के एक व्यक्ति को दी गई थी। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर देना था। शायद ये गलती हो सकती है। दोस्तों, दूसरी गलती हो सकती है कि शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। ये कारण भी हो सकता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़े रहे जहाँ भी आप देखो कि सड़क बनती है। भ्रष्टाचार सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है और सरकारी एमएलएस को पैसा देके बनी है। दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के परिवारवाद पर खूब ज्ञान छाड़ते हैं, परिवारवाद को लाल किले से ख़त्म करने की बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद खोजते हैं। मोदी को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया गया, किस क्राइटेरिया पर चुनाव हुआ और क्या संघर्ष रहे खेल में। जैसा कि सारे के सारे चीज़ें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते ही अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया हो, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले मालूम था कि देश अंधभक्त और जागरूक नागरिकों में बढ़ चुका है। इसीलिए अपने अंधभक्तों को बिल्कुल ही अंधा समझकर बीच चुनाव में ये बताने लगे थे कि वो वैसे पैदा नहीं हुए जैसे सारे इंसान पैदा होते हैं। उनकी भगवान से बातचीत होती है। खुद को बड़ा अवतारी बताने की कोशिश में नरेंद्र मोदी आज बैसाखी पर आ गई। दोस्तों, आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं।
अगर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे करार साहब आए या बोकार आए और कहे कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूँ, मैं उन्हें कहूँगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा। लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री ये जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूँ। और इन चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, अगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है, तो दोस्तों झूठ भी नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने का कंपटीशन नहीं दे सकती है। इसी साल 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से महिलाओं के खिलाफ अपराध की कड़ी निंदा करते हुए इसे राक्षसी कृत्य कहा था। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा हो। ये मुझे भी लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कोलकाता में बलात्कार हत्या पर उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षय है, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रोज़ लाल किले से पीड़ा की बात कही थी, ना उसी रोज़ बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। दोस्तों 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जब 19 साल की बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब वो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार के 14 सदस्यों को दगाइयों ने मार डाला। इन 14 लोगों में बिल्किस बानो की 3 साल की मासूम बेटी भी थी, जिसका सिर कुछ लगा था। दोस्तों मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई को मंजूरी दे दी थी। रिहाई की मंजूरी पर मोदी की सबसे करीबी सहयोगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो फिर जाहिर है इस फैसले से सहमत रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोदी को महिलाओं के अपमान, उनके साथ हिंसा और दुराचार से कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीतिक माइलेज लेने से मतलब है। बस अगर मोदी महिलाओं के इतने हमदर्द होते हैं तो 15 अगस्त के दिन गुजरात में बिल्किस बानो को या फिर कहे तो गुनहगार को नहीं छुड़वाते। तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, फिर से वो हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेज दिया। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को बार बार उठाया और अपराधियों को ना बख्शने की बात कही। दोस्तों ये सिर्फ बकवास है। मोदी सिर्फ सत्ता के हैं, बाकी वो किसी के नहीं है। इसीलिए 56 इंच की छाती पर चिल्लाने वाले नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर आते ही मिमी आने लगे हैं, माफिया मांगते हुए घूमने लगे हैं। बाकी मोदी का बचा कुचा कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन ने उड़ा दिया है। तो दोस्तों इसको लेकर आपको क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।